चैप्टर 13 13 पेज 3 फैमिली। जैसे ही तानिया अपने घर वालों के साथ आदित्य को अकेला छोड़कर चली जाती है, आदित्य धीरे से बड़बड़ाता है, मुझे फोन पर यहाँ आने के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। गलती कर दी, लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ, कहा है तो जाना ही पड़े। फैमिली डिनर के वेन्यू पर जाने से पहले तानिया और उसका परिवार तानिया की कजन परी को पिक करने जाते हैं। गाड़ी में छाए सन्नाटे को तोड़ने के लिए महेश्वरी ने मौका पाकर तानिया की कजन परी को छेड़ते हुए पूछा, क्या बात है परी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा मोहित में। मोहित का नाम सुनते ही परी शर्मा जाती है और महेश्वरी से पूछती है, आपको मोहित के बारे में कैसे पता। इस पर महेश्वरी हंसते हुए जवाब देती है, पिछले हफ्ते जब हम सब शॉपिंग से वापस आ रहे थे तब तुम्हारे भाई ने हमें मोहित से मिलवाया था। बहुत अच्छी चैप्टरॉइस है तुम्हारी। ये सुनकर परी की आंखों में एक चमक आ जाती है, आप सच कह रही हो। हाँ, मोहित सिर्फ दिखने में ही अट्रैक्टिव नहीं है बल्कि उसका बैंक बैलेंस भी काफी अट्रैक्टिव है। 3 विला, 8 गाड़ियां और 2 फैक्ट्री, और क्या चाहिए। रानी की तरह राज करोगी तुम, है ना तानिया। इतना कहकर महेश्वरी ने तानिया की तरफ देखा, लेकिन तानिया तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसने महेश्वरी की बात सुनी ही नहीं। महेश्वरी समझ गई कि तानिया अपने और आदित्य के रिश्ते को लेकर अपसेट है, तो महेश्वरी ने तानिया को समझाते हुए कहा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो तानी, ट्रस्ट मी, नुकसान आदित्य का ही है। मुफ्त का खाना पीना और पैसा कमाने वाली इतनी खूबसूरत बीवी, सब उसकी लाइफ से एग्जिट होने वाला है। इस पर तानिया ने उदास होते हुए कहा, फिर भी मॉम, 4 साल कुछ कम नहीं होते। इतने ज्यादा भी नहीं है, महेश्वरी ने तपाक से तानिया की बात का जवाब दिया। फिर महेश्वरी आगे बोली, देख तानी, हम कोई तेरे दुश्मन तो है नहीं और पूरा राणा परिवार तेरे साथ है। मैं जानती हूँ मॉम पर आदि मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सुनकर महेश्वरी ने चिढ़ते हुए कहा, तेल लेने गया आदि और तेल लेने गई उसकी सोच। तुम क्यों इतना सोच सोच कर अपना दिमाग खराब कर रही हो बेटा। मॉम आप समझ नहीं रहे हो, तानिया ने महेश्वरी को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस पर महेश्वरी गुस्सा होकर बोली, हाँ सच कहा तुमने तानी, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। इतनी पढ़ी लिखी होकर तुम एक इमोशनल फूल की तरह कैसे बिहेव कर सकती हो। प्लीज अब ये मत कहना कि तुम अभी भी आदि से प्यार करती हो। हाँ करती हूँ। तानिया के मुंह से ये बात सुनते ही महेश्वरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो अब से प्यार करना बंद कर दो और सिर्फ इतना याद रखो कि तुम तानिया राणा हो। फिर महेश्वरी ने अपना सारा गुस्सा ड्राइवर पर निकालते हुए कहा, अब कार तेज चलाओगे या फिर तुम्हें हमारी बातें सुनने में मजा आ रहा है। महेश्वरी की डांट सुनकर ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। दूसरी तरफ बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब आदित्य को कोई ऑटो नहीं मिलता तो वो पैदल चलने का फैसला करता है। अभी आदित्य कुछ ही दूर चला था कि तभी तानिया की गाड़ी उसी रास्ते से गुजरती है। तानिया गाड़ी में से आदित्य को देखती है, जो अंधेरे में अकेला चलता हुआ जा रहा होता है। तानिया और आदित्य की नज़रें मिलती हैं और फिर तानिया की गाड़ी आगे निकल जाती है। तानिया का चेहरा देखकर आदित्य सोच में पड़ जाता है। मुझे ऐसा क्यों लगा रहा है कि तानी मुझसे कुछ कहना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मॉम उसे तलाक के लिए फोर्स कर रही है और तानी फैमिली प्रेशर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही। आदित्य को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगती है, यस ऐसा ही होगा। मेरी तानी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आदित्य खुश होकर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है, पर आदित्य अपनी खराब किस्मत से कैसे लड़ता। काफी दूर चलने के बाद भी उसे कोई ऑटो नहीं मिलता। अभी आदित्य सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी अचानक आदित्य के फोन पर भैरव सिंह का वॉइस मैसेज आया, कहाँ हो। आदित्य ने फौरन उन्हें जवाब भेजा, ऑटो ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। फिर दोबारा भैरव सिंह का मैसेज आता है, ठीक है, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, जल्दी से होटल रॉयल राज पहुंचो। इतने में आदित्य की नज़र एक ऑटो पर पड़ी और उसने वो ऑटो रोक लिया। आखिरकार आदित्य होटल रॉयल राज पहुंचता है। ये वही होटल है जहां मेयर नागेश रावत ने आदित्य को 7 दिन का स्पेशल पैकेज गिफ्ट के तौर पर ऑफर किया था। आदित्य ऑटो से उतरकर होटल के गेट पर पहुंचता है। होटल का सिक्योरिटी गार्ड आदित्य को ऑटो से उतरते हुए देख लेता है। वो सिक्योरिटी गार्ड आदित्य को पहले ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर वो आदित्य का रास्ता रोकते हुए कहता है, सर आप अंदर नहीं जा सकते। आदित्य उससे पूछता है, क्यों भाई, यहाँ कहीं बोर्ड तो नहीं लगा कि ऑटो में आने वाला आदमी अंदर नहीं जा सकता। इस पर वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, पर आज पूरा होटल राणा परिवार ने अपने फैमिली गेट टुगेदर के लिए बुक किया हुआ है। ये सुनकर आदित्य को हंसी आ जाती है।
ओह मतलब मुझे तुम्हें प्रूफ देना होगा कि मैं राणा परिवार को बिलोंग करता हूँ। ठीक है। इतना कहकर आदित्य भैरव सिंह को फोन लगाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते तो आदित्य उन्हें एक वॉइस मैसेज भेजता है। मैं होटल के गेट पर खड़ा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं राणा परिवार का हिस्सा हूँ, तो क्या आप सिक्योरिटी को बता सकते हैं? 5 मिनट इंतजार करने के बाद सिक्योरिटी के पास एक कॉल आता है और फोन पर बात करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड आदित्य को सलाम करता है। सॉरी सर। आदित्य जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने देखा कि गेट टुगेदर शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर यहाँ वहाँ टहलने के बाद भी राणा फैमिली का कोई भी मेंबर या फैमिली फ्रेंड उसे नोटिस नहीं करता। तो आदित्य जोर से आवाज देकर एक वेटर को बुलाता है और सबका ध्यान आदित्य की ओर चला जाता है। बस फिर सबकी बातें शुरू हो जाती हैं। देखो देखो किसने एंट्री ली है। राणा परिवार के जमाई बाबू ने। जमाई बाबू नहीं, घर जमाई बाबू। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन अकेला कैसे? क्या ये बाकी लोगों के साथ गाड़ी में नहीं आया? मैंने सुना अभी अभी होटल के गेट पर इसे रोक लिया था, क्योंकि ये ऑटो से उतरा था। मुझे तो लगता है तानिया में ही कोई प्रॉब्लम होगा, वरना कहाँ तानिया और कहाँ ये आदित्य। आदित्य को आसपास खड़े लोगों की खुसर फुसर सुनाई दे रही थी, पर उसने इन सब बातों पर रिएक्ट करना सही नहीं समझा। आदित्य इधर उधर देखने लगा और उसने एक दो लोगों से हेलो कहा, पर किसी ने आदित्य को जवाब तक नहीं दिया। ठीक है मत बोलो, आदित्य ने कैजुअली कहा और जाकर तानिया के बगल में बैठ गया। इसी बीच तानिया के दादा रंजीत की नज़र रौनक पर पड़ी। रौनक बलदेव का बड़ा बेटा था। रंजीत ने रौनक को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, मैंने सुना है अगले हफ्ते तुम्हारी कंपनी का पब्लिक इश्यू आ रहा है। रौनक ने अपने दादा रंजीत के पैर छूते हुए कहा, जी आपका आशीर्वाद है। वो तो हमेशा रहेगा। कोई और हेल्प चाहिए तो बताओ, रंजीत ने पूछा। थैंक्स दादू, पर आप तो पापा का नेचर जानते हो ना। कोई रोक सको तो रोक लो, और किसी में हिम्मत नहीं कि उनको रोक पाए। तो कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग इज सेट। रौनक ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। और अगर ना भी हुआ तो लोग इंतजार कर लेंगे। आफ्टर ऑल राणा फैमिली की बात ही कुछ और है। ये आवाज़ सुनकर सबने देखा तो बलदेव की बड़ी बेटी कविता उनके सामने खड़ी थी। कविता सबसे पहले अपने छोटे भाई रौनक से गले मिली और चहकते हुए बोली, रॉक इट ब्रो। रंजीत भी कविता को देखकर खुश हो जाते हैं। मुझे पता था अगर हमारे राणा परिवार में कोई असल मायनों में राणा की तरह बोल सकता है, बिहेव कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो डार्लिंग। कविता ने इस बात पर अपने दादा रंजीत को एक झप्पी दी और कहा, थैंक यू, और पूरे राणा परिवार में सबसे हैंडसम अगर कोई है तो वो आप हो दादाजी। तभी रंजीत कविता को एक नेकलेस सेट गिफ्ट करते हुए बोलते हैं, ये मुझे हैंडसम कहने के लिए तेरा इनाम, पर तुझे पसंद आएगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। बस 2 लाख का है ना? हाँ, तो 2 लाख इतने भी कम नहीं होते, कविता ने झट से कहा और वो सेट ले लिया। ये देखकर रंजीत बोले, हाँ पर तुम्हें तो गिफ्ट में लग्जरी गाड़ी मिलने की आदत हो गई होगी ना। मैंने सुना पिछले संडे तुम्हें लोकेश ने गिफ्ट की। क्या बात है, कहीं घर में ही नोट छापने की मशीन तो नहीं लगा रखी है? रंजीत की बात पर कविता हंसने लगती है, अब वो सब मुझे नहीं पता। मेरी फ्रेंड आशी का बर्थडे था और हमें पार्टी में जाना था, लेकिन लोकेश ने लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दिया, तो वो मुझे सॉरी कहना चाहता था। 30 लाख का सॉरी। बहुत लकी हो तुम कविता, अब तक महेश्वरी भी वहां पहुंच चुकी थी। पर कविता ने महेश्वरी की बात सुनकर कैजुअली कहा, लकी तो हमारी छोटी तमन्ना है। शशांक का डेबिट कार्ड इसी के पास रहता है, तमन्ना को तो बस स्वाइप करना है। ये तो है। महेश्वरी के पास खड़ी तमन्ना ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा और अपने नए इयररिंग्स की तरफ इशारा करते हुए बोली, आज की पार्टी के लिए खास अभी अभी कार्ड स्वाइप करके लाई हूँ। ओनली 22 लाख। तभी कविता को ध्यान आया, शशांक नहीं आया है ना? मैंने उसका स्टेटस देखा, आजकल कनाडा में है ना वो। ये सुनकर तमन्ना फौरन हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, पता है दी, शशांक ने कुछ फोटोज क्लिक किए थे, वो देखकर बड़े बड़े लोग उसे वहाँ फोटो शूट के लिए बुला रहे हैं। सब लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि कविता के पति लोकेश की बहन निकिता की जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। महेश्वरी ने फौरन निकिता से पूछा, निकिता बच्चा रो क्यों रही हो? तो निकिता ने बताया, कविता दी ने मुझे भी किसी जगह इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, पर नितेश ने मना कर दिया। उसने तो यहाँ तक कहा कि मुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कमाता है वो हमारे लिए मोर दैन इनफ है। निकिता ने जैसे ही ये बात कही, सबका ध्यान वहाँ चुपचाप बैठी तानिया पर चला गया। तानिया सबकी बातें सुनकर भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति आदित्य इन सब के पतियों के सामने एक नंबर का लूजर है।
निकिता की बात पर वहां मौजूद रंजीत, भैरव और महेश्वरी तीनों के चेहरे भी लटक गए। अब तक बलदेव भी वहां आ चुके थे। माहौल को हल्का करने के लिए वो बोले, निक्की बेटा, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। मैं नितेश से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा कि जमाना बदल चुका है। आजकल तो ट्रेन, प्लेन, कार और कहीं कहीं तो सरकार भी गर्ल पावर के भरोसे चल रही है, तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। ये कहते हुए बलदेव आदित्य की तरफ हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। और भी हमेशा की तरह महेश्वरी को तो बस एक मौका चाहिए था। हाँ हाँ, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीवी कमाए और हस्बैंड घर बैठकर खाता जाए। महेश्वरी की बात सुनकर आदित्य को बहुत दुख हुआ। अब महेश्वरी को कहाँ पता था कि आदित्य आज 10 करोड़ के 2 बंगलों का मालिक है। आदित्य का स्टैंडर्ड यहाँ बैठे पैसों का झूठा दिखावा करने वाले लोगों से बहुत ऊपर उठ चुका था, लेकिन आदित्य ये सारी बातें अभी किसी को नहीं बताना चाहता था। लेकिन अफसोस महेश्वरी कहाँ रुकने वाली थी, तो वो आगे बोली, अब हमारी तानिया को ही देख लो। बेचारी पिछले 4 साल से भागते भागते थक गई है और आखिरकार उसने आदित्य से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। इस पर महेश्वरी के ससुर रंजीत उसे घूर कर देखते हैं तो महेश्वरी चुप हो जाती है। वहीं महेश्वरी की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो आदित्य और तानिया महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि ये बात सबके सामने इस तरह आ जाएगी। तभी बलदेव ने सबका मूड लाइट करने के लिए कहा, चलिए अब हम गिफ्ट्स देखते हैं। तुम क्या लाए हो शौनक? शौनक बलदेव का छोटा बेटा था और एंटीक मूर्तियां और दूसरी चीजें बेचने वाली एक इंटरनेशनल कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर था। अपना नाम सुनते ही शौनक खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में एक ब्लू और वाइट सिरेमिक बोल्स लेकर आता है। ये बोल्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आदित्य ने अपने ससुर भंवर सिंह को गिफ्ट किए थे। आपके लिए खास, शौनक ने अपने दादा रंजीत से कहा। रजवाड़ी घराना ठाकुर परंपरा के वंशज राणा निर्जानंद के बड़े बेटे कुंजरलाल ने राणा निर्जानंद के लिए खास बनवाए थे, करीब 400 साल पुराने हैं ये। और कीमत क्या होगी? महेश्वरी ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए पूछा। 15 लाख। पर मुझे पता था कि आपको ऐसी यूनिक और एंटीक चीजें बहुत पसंद है, सो ले ली। वो बोल्स देखकर रंजीत बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, एकदम शानदार। पर इतने सारे पैसे क्यों खर्चे किए तुमने? इस पर कविता जवाब देती है, कीमत तो पूरे 30 लाख की थी, पर शौनक ने बताया कि उनकी कंपनी कभी कभी ऐसे एंटीक्स पर अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंट देती है, तो उस हिसाब से शौनक ने फायदे की डील की है। रंजीत राणा की नज़र अभी भी उन बोल्स से हट नहीं रही थी। कितने खूबसूरत हैं, मैं तो इनकी मुंह मांगी कीमत दे दूं। हाँ, वो तो है, शायद इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि वो आपको नकली भी पकड़ा देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। महेश्वरी ने आदित्य को टेढ़ी नज़र से देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आप उस इंसान को मेरा नंबर दे देना, ताकि अगली बार उसे कोई बेवकूफ़ न बनाए और वो असली चीज़ खरीद सके। शौनक ने मदद करने के इरादे से कहा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो शौनक, इसलिए ऐसा बोल रहे हो, मगर देने वाले को अपनी औकात के हिसाब से नकली ही पकड़ना हो तो। महेश्वरी किसी भी कीमत पर आदित्य की सबके सामने इंसल्ट करना चाहती थी। शौनक उसकी बात नहीं समझा, तो उसने पूछा, कोई ऐसा क्यों करेगा आंटी? ये तो आदित्य ही बता सकता है, महेश्वरी ने झट से कहा। इससे पहले कि आदित्य महेश्वरी की किसी बात का जवाब दे पाता, उसके कानों में एक मीठी सी आवाज़ आती है, मिस्टर आदित्य। ये आवाज़ सुनकर सभी लोग पीछे पलट कर देखते हैं, तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। आखिर कौन है ये लड़की, और ये आदित्य से क्यों मिलना चाहती है? कहीं ये आदित्य का कोई प्लान तो नहीं, ताकि तानिया सबके सामने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर ले? क्या होगा जब तानिया के परिवार को इस लड़की की हकीकत पता चलेगी, और ये देखकर तानिया कैसे रिएक्ट करेगी? चैप्टर 14 14 दुश्मन से सामना। जैसे ही तानिया और वहां मौजूद लोगों ने उस लड़की की आवाज़ सुनी, सभी लोग उस लड़की की तरफ देखने लगे। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि किसी की भी नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। तभी शौनक धीरे से रौनक से कहता है, ये तो सच में एंटिक पीस है, प्राइसलेस। ये किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही, पर है कौन ये? रौनक ने पूछा। पता नहीं, पर देखने में तो बिल्कुल परी की तरह लग रही है। तभी परी ने शौनक को कोहनी मारते हुए कहा, परी यहाँ है और परी जैसी दुनिया में और कोई नहीं, समझे? इस पर कविता बोली, मुझे तो लगता है ये किसी बैंक की तरफ से आए हैं। आदित्य का कुछ लोन का चक्कर होगा, आई एम श्योर। सब अपने अपने तरीके से उस लड़की के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी भंवर सिंह ने आगे आकर उस लड़की से पूछा, आप कौन? जी मैं मौसमी रॉय,
कपूर प्रॉपर्टीज के सीईओ रजत कपूर जी की असिस्टेंट मौसमी ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। कपूर प्रॉपर्टीज का नाम सुनते ही रंजीत बोल पड़े, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, पर आपको आदित्य से क्या काम है? मौसमी ने वही रूखी सी स्माइल देते हुए कहा, दरअसल मैं यहाँ रजत सर की तरफ से मिस्टर राणा को कंग्रेचुलेट करने आई हूँ और रजत सर ने ये गिफ्ट भी भेजा है। रंजीत मौसमी के हाथ से गिफ्ट लेते हुए कहते हैं, थैंक यू, पर मिस्टर कपूर को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? वो जब आदित्य सर के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी तो आदित्य सर को किसी का फोन आया था और रजत सर तो आदित्य सर को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं, सो उन्हें लगा गिफ्ट देना तो बनता है। मौसमी की बात सुनते ही सभी के चेहरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह हो गए। मौसमी ने इतनी आसानी से जवाब दिया कि किसी को ये आइडिया भी नहीं आया कि रजत कपूर ने मौसमी को यहाँ गिफ्ट देने के लिए क्यों भेजा था। महेश्वरी की जबान पर तो जैसे ताला ही लग गया। फिर रंजीत ने अपने बेटे भैरव के कान में धीरे से कहा, रजत कपूर से बात करते समय तो श्रीजल नगर के कमिश्नर तक डरते हैं। मुझे पता है, कम से कम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी और वो आदित्य को अपना छोटा भाई मानते हैं। कभी आदित्य ने इस बारे में हमसे बात नहीं की। भावर सिंह ने आदित्य को इग्नोर करने के लिए अफसोस जताते हुए कहा। महेश्वरी ने कभी उसे बोलने का मौका दिया हो तब ना। रंजीत ने सारा दोष महेश्वरी पर डाल दिया, पर महेश्वरी तो आखिर महेश्वरी थी। हम नहीं सुधरेंगे, हम कैसे मान ले कि तुम सच में रजत कपूर की असिस्टेंट हो? महेश्वरी का सवाल सुनकर मौसमी ने बड़ी शांति से कहा, वो तो गिफ्ट की कीमत देखकर ही आप सबको समझ आ जाएगा। वैसे सुना है आपकी फैमिली में कोई एंटीक्स का एक्सपर्ट भी है। इस पर शौनिक ने फौरन खुश होकर कहा, जी वो मैं ही हूँ। शौनिक, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे आदित्य सर पार्टी में नहीं पहुँचे क्या? मौसमी की आंखें आदित्य को ढूंढने लगी। मैं यहाँ हूँ मौसमी, थैंक्स, तुम सच में अमेजिंग लग रही हो। पार्टी में सब तुम्हें ही देख रहे हैं। जैसे ही आदित्य ने ये बात मौसमी से कही, तानिया आदित्य को घूर कर देखने लगी। तानिया के चेहरे पर जलन के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। थैंक्स यू सर, मैं अब चलती हूँ, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। इतना कहकर मौसमी वहाँ से चली गई, पर फिर भी पार्टी में लोग मौसमी के बारे में ही बात करते रहे। वहीं रंजीत और भावर फूले नहीं समा रहे थे कि उनके दामाद आदित्य को रजत कपूर अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। अरे वाह आदित्य, तुम तो एकदम छुपे रुस्तम निकले, बलदेव ने खुश होकर कहा। हाँ, सीक्रेट सुपरस्टार नहीं, सीक्रेट सुपर राणा। पर इन सब बातों से आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क पड़ता था तो सिर्फ महेश्वरी को। महेश्वरी मन ही मन अपने आप को कोस रही थी, ये बेवकूफ़ मौसमी 5 मिनट पहले नहीं आ सकती थी। मैं तानिया और आदित्य के तलाक की बात ही नहीं करती। उधर तानिया ने अपनी जलन को छुपाने के लिए ड्रिंक्स का ग्लास अपने हाथ में लिया। ये देखकर आदित्य ने तानिया को रोकना चाहा, तानिया ये तुम क्या कर रही हो? पर तानिया ने आदित्य को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने 2 और ग्लासेस उठा लिए। अचानक पार्टी का माहौल बदल सा गया। लाखों करोड़ों की बातें करने वाले और आदित्य को इग्नोर करने वाले सभी लोग अचानक सिर्फ आदित्य की ही बातें करने लगे। इस सब के बीच समय कैसे पंख लगा कर उड़ गया, किसी को पता ही नहीं चला। पार्टी खत्म होते ही जब आदित्य रंजीत राणा को अलविदा कहने गया तो उन्होंने कहा, तुम रुको आदित्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आदित्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो सब के जाने का इंतजार करने लगा। इसी दौरान आदित्य ने देखा कि तानिया अभी भी ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स पिए जा रही है। इससे पहले कि आदित्य तानिया को रोकने की कोशिश करता, रंजीत आदित्य को बुलाकर कहते हैं, आदित्य तुम तानिया को घर लेकर चले जाओ, मुझे बलदेव से कुछ बात करनी है। जी, आदित्य ने फौरन कहा और फिर तानिया की तरफ देखा। तानिया की हालत बता रही थी कि वो पूरी तरह नशे में है और उसे बिल्कुल होश नहीं है। आदित्य को समझ में नहीं आया कि वो तानिया को घर कैसे लेकर जाए। 4 साल साथ रहने के बाद भी वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्तों की तरह रह रहे थे, हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं। हालांकि आदित्य के दिल में तानिया के लिए जो भी था उसे बयां करने के लिए उसकी आंखें ही काफ़ी थीं। आदित्य ने तानिया के पास जाकर धीरे से कहा, तानी, उठो, हमें घर जाना है, मेरा हाथ पकड़ो। पर तानिया तो अपने होश खो चुकी थी, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आदित्य ने दोबारा कहा, तानी, मेरा हाथ पकड़ो। इतना कहकर आदित्य ने तानिया को धीरे से हिलाया, लेकिन तानिया जमीन पर लुढ़क गई। आदित्य ने इधर उधर देखा और फिर तानिया से कहा, तानी प्लीज, मैं तुम्हें इस तरह नहीं उठा पाऊंगा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। जैसे ही आदित्य के मुंह से ये शब्द निकले, आदित्य के गले में पड़ा लॉकेट चमकने लगा और अचानक से आदित्य को एहसास हुआ कि उसके शरीर में कोई बदलाव आ रहा है। और देखते ही देखते आदित्य के बाइसेप्स दिखाई देने लगे।
अब आदित्य के लिए तानिया को उठाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। घर पहुंचने के बाद आदित्य तानिया को अपने हाथों में उठाकर उसके रूम तक लेकर जाता है। तानिया के कमरे में 2 अलग अलग बेड लगे हुए थे, एक तानिया का और दूसरा आदित्य का। आदित्य को याद आता है जब शादी के बाद वो पहली बार इस कमरे में आया था, तब तानी ने उससे कहा था, ये बेड मेरा है और तुम जमीन पर सोओगे। सोते समय अपना मुंह दूसरी तरफ रखोगे और कभी मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं करोगे। समझ गए? ये सुनकर आदित्य ने कहा था, ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स। आदित्य तानिया को उसके बेड पर लेटाने जाता है, पर गलती से आदित्य का पैर कार्पेट में अटक जाता है और आदित्य तानिया के साथ सीधे जाकर उसके बेड पर गिर जाता है। गिरते ही तानिया जोर से चिल्लाती है, हटो, दूर रहो मुझसे, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। एक पल के लिए आदित्य तानिया की बात सुनकर चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ में आ जाता है कि तानिया नशे में बोल रही है। तो आदित्य तानिया को समझाते हुए उसके बेड से उठ जाता है। चिंता मत करो तानी, मैं आदी ही हूँ। तुम आदी हो, तानिया ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, लेकिन फिर उसने हार मान ली और आदित्य को डांटते हुए कहा, चुप झूठे, मेरा आदी इतना स्ट्रांग नहीं है कि मुझे उठा सके। तुम झूठ बोल रहे हो, हटो यहाँ से। इतना कहकर तानिया ने आदित्य को एक जोर से लात मार दी। आउच एसएस, क्या कर रही हो तानी? मैं आदी हूँ, मुझे मारना बंद करो। आदित्य ने सोचा कि उसे तानिया के कपड़े बदल देने चाहिए ताकि वो चैन से सो सके, लेकिन कैसे? मुझसे कई गुना ताकत तो तानी में है। नशे में होने के बावजूद कितनी जोर से मारा इसने मुझे। फिर भी आदित्य ने हिम्मत करके तानिया के कबर्ड से उसके कुछ कपड़े निकाले और दोबारा तानिया के पास गया। लेकिन इससे पहले कि आदित्य कुछ कर पाता, तानिया फिर नशे में बोली, तुम मेरे आदी नहीं हो, छोड़ो मुझे, जाने दो। आदित्य की लाख कोशिशों के बावजूद भी जब वो तानिया को काबू में नहीं कर पाया तो उसने एक अलग तरीका आजमाते हुए अपने पैरों से तानिया के पैरों को दबा दिया। आदित्य समझ चुका था कि ये सब उसके लॉकेट की वजह से ही हो रहा है, वरना उसमें इतनी ताकत नहीं है। इस बीच तानिया लगातार आदित्य को अपने नाखून से मारती जा रही थी। रास्कल, तुम्हारे साथ 2 बात क्या कर ली? तुमने क्या सोचा मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आदी से प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ उसकी हूँ। जब आदित्य ने ये सुना तो 2 पल के लिए वो तानिया को देखता ही रह गया। कहीं न कहीं आदित्य को हमेशा से यकीन था कि तानिया अब भी उससे प्यार करती है, लेकिन आज ये बात सुनने के बाद भी उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यानी आदित्य का अंदाजा सही था, तानिया ने फैमिली प्रेशर में आकर ही तलाक के लिए हाँ कहा था। आदित्य धीरे से तानिया के पास आया और बोला, रिलैक्स तानी, मैं तुम्हारा आदी ही हूँ, तुम्हारा हस्बैंड। तभी अचानक से तानिया ने अपनी आंखें खोल दी और आदित्य को अपने इतना करीब देखते ही फौरन उसे धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया। हटो यहाँ से, ये क्या कर रहे हो आदि? तुम भूल गए क्या कि हम सिर्फ दोस्त हैं? वही तानिया को इतनी नज़दीक से पहली बार देखने के बाद आदित्य का दिल अभी भी तानिया के लिए धड़क रहा था। वो अब भी तानिया को अपनी बाहों में लेना चाहता था, तानिया को टचैप्ट करना चाहता था। तानिया की कोमल त्वचा, सुर्खलाल होंठ, उसकी खुशबू और आदित्य तानिया को घूरे जा रहा था, तो तानिया ने उससे कहा, तुम्हारे दिल की धक धक मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है आदि। तानिया की बात सुनकर आदित्य चौंक गया और उसने अपनी आंखें नीची कर लीं। फिर तानिया ने धीरे से आदित्य से पूछा, क्या हुआ आदि? क्या तुम्हें यहाँ मेरे पास अच्छा लग रहा था? आदि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। बोलो आदि, अगर हाँ तो ठीक है, आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर तानिया बोलते बोलते रुक गई, फिर उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मगर क्या तुम में इतनी हिम्मत है? आदित्य को लगा कि वो अभी इसी वक्त तानिया से कह दे, अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है तानी? मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में इस कदर जकड़ लूं कि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे अंदर हिम्मत के साथ साथ अपनी वाइफ के लिए रोमांस भी भरा है। तभी तानिया ने आदित्य को पुकारा, सिर्फ सोचते ही रहोगे या कुछ करना भी चाहते हो? लेकिन आदित्य को समझ आ गया कि तानिया अभी भी नशे में है और वो अपने आप पर काबू खो चुकी है, इसलिए इस वक्त उससे कुछ भी कहना सही नहीं होगा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और फिर वो चुपचाप उठकर अपने बेड पर जाकर सो गया। अगले दिन आदित्य अपनी दुकान के लिए जल्दी निकल गया। आदित्य को पता था कि रमा देवी ने उसके सामान को यहाँ वहाँ कर दिया है, तो उसे जाकर सब कुछ पहले ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आदित्य अपनी दुकान के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुछ लोग उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर रहे थे। ये देखकर आदित्य फौरन उन्हें रोकने भागा। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम सब? रुको, पंखा क्यों तोड़ दिया? रखो मेरा सामान नीचे।
आदित्य ने गुस्से में कहा और तभी नारायण पांडे आदित्य के सामने आ गया। सामान नीचे नहीं, अब तो ऊपर जाएगा। तोड़ो रे, नारायण ने अपने साथियों से कहा। देखो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, आदित्य ने नारायण पांडे को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। अच्छा, और तुम्हारे नाटक की वजह से मेरी नौकरी चली गई उसका क्या? नारायण ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा। इस पर आदित्य ने पांडे को धमकाते हुए कहा, देखो, तुम तब भी गलत थे और अभी भी गलत हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अच्छा, तो बुलाओ, वैसे इस एरिया के सारे पुलिस वाले मेरे दोस्त हैं, इसलिए कोई मुझे अरेस्ट नहीं करेगा, नारायण ने आदित्य को चुनौती देते हुए कहा। ये गलत है, तुम अपनी पोजीशन का इस तरह नाजायज फायदा नहीं उठा सकते, आदित्य गुस्से में चिल्लाया। ये भी ठीक है, तो आने दो पुलिस को। इस गेट से पुलिस आए और हम पीछे के गेट से बाहर, नारायण ने बिंदास होकर कहा। पर ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? शुरुआत तुम्हारी बहन रमा देवी ने की थी। उनके ड्रामे की वजह से तुम्हारी जॉब गई है, न कि मेरी वजह से, आदित्य ने नारायण को समझने की कोशिश की। वो जो भी हो, पर अब तुम्हारे हाथ से ये जगह तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन तुम भी जाओगे ऊपर, नारायण पांडे ने आदित्य को धमकी देते हुए कहा। नारायण की बात सुनकर आदित्य ने सोचा, इस वक्त नारायण नौकरी जाने की वजह से बहुत गुस्से में है, तो मुझे कुछ काउंटर ऑफर देकर इससे सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, तुम्हारी नौकरी चली गई है, इसका मुझे भी अफसोस है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसों की हेल्प कर सकता हूँ। आदित्य की बात सुनकर नारायण रुक गया और आदित्य को घूर कर देखने लगा। मतलब, कितना? 5,000, 10,000? मेरी 10 साल की नौकरी थी और वो भी चीफ की पोजीशन, तो उसके बदले में कितना दोगे, बोलो? इस बात का आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था, तो नारायण गुस्से में बोला, मुझे पैसे नहीं, बदला लेना है और वो मैं ले रहा हूँ। इतना कहकर नारायण और उसके दोस्त फिर से दुकान में तोड़फोड़ करने लगे। आदित्य दोबारा उन लोगों से गुहार लगता है, बंद करो ये सब, मैं तुम्हें ये सब तोड़ने नहीं दूंगा, मेरी दिन रात की मेहनत है। ये कहते हुए आदित्य ने एक दो लोगों को धक्का दिया। एक गुंडे ने ये देखा और पास में पड़े डंडे को उठाकर दुकान में रखे एक कांच के वास को तोड़ने की कोशिश की। आदित्य ने उसे रोक लिया। बिल्कुल नहीं, मेरे रहते तुम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब तुम नहीं रहोगे, इतना कहकर किसी ने आदित्य के सिर पर पीछे से आयरन रॉड से वार किया। दुकान में मौजूद सभी लोग ये देखकर हक्के बके रह गए। तो क्या होगा आगे? क्या आदित्य की कहानी यही खत्म हो जाएगी, या फिर दूसरों की जान बचने वाले आदित्य की जान कोई फरिश्ता आकर बचा लेगा?